बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर ख़त्म किया है, उसको न्यूमेरिकल करना बाकी हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको ग्रुप में पोस्ट करूँगा पोटेंशियोमीटर के, आप लोग ट्राई कीजिएगा न्यूमेरिकल्स को, पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स। जो नहीं बनेंगे मेरे से पूछिएगा। ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ न्यू चैप्टर। ठीक है, और जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें जो हमें पढ़ना है, हमने दो चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट कमिंग जो अपकमिंग हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ना है सबसे पहले फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एंड देन हमने पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? तो मैं ये न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो पढ़ाए हैं मैंने उन सब के न्यूमेरिकल्स मैं आपको पोस्ट करूँगा। आप ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप मेरे से पूछिए, अपने भी क्वेश्चन आप लगाइए। ठीक है, और अपने क्वेश्चंस अगर आपके अटक रहे हैं तो वो भी पूछिए क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर मैं इस चैप्टर में हमने ये चैप्टर हमारा दो टॉपिक्स में जाके सिमटता है। दो डिस्कशन है हमारे इस चैप्टर में, उन दो डिस्कशन में ये पूरा चैप्टर हमारा सिमटेगा। पहला डिस्कशन जो मैं लूँगा वो लूँगा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगी, उस गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने मूविंग चार्जेस के ऊपर और करंट कैरिंग वायर के ऊपर हमने फोर्स फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना होगा। ठीक है, दूसरा हमारा डिस्कशन होगा, जब ये हमारा फर्स्ट डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा सेकंड डिस्कशन में हमने पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को हमने पढ़ना है सेकंड डिस्कशन में। ठीक है, तो बच्चों फोर्स का डिस्कशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। याद रखें, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ दो जगह एक्ट करता है, तीसरी कोई जगह नहीं है जहाँ फोर्स एक्ट करे, सिर्फ दो जगह। वो दो जगह कहाँ कहाँ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में करते चले आए हैं, F = QE। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स को हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में। दूसरी जो जगह है जहाँ चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा वो जगह है मैग्नेटिक फील्ड, आप याद रखें। तीसरी कोई जगह नहीं है जहाँ चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट करे। जैसे मासेस के ऊपर फोर्स एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, वैसे ही चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्ट करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो किन कंडीशंस में लग रहा होगा? क्या टॉपिक हम ले रहे हैं? हम ले रहे हैं फोर्स। अगले जो है 3-4 लेक्चर हमारा यही डिस्कशन चलेगा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स को हमने यहां पर पढ़ना है बच्चों। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डिस्कशन को हमने यहां पे लेना है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम एक चार्ट से पूरे इस चैप्टर की पूरी समरी को, पूरे फोर्स की समरी को अगर एक सिंगल चार्ट से समझें, अगर मान लो सपोज ये मेरा चार्ज है, दिस इज चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर? चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बच्चों वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर कहाँ एक्ट करेगा? वो एक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो दो ही जगह फोर्स लगता है, एकदम गांठ बांध लें। चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स इस पूरे दुनिया जहां में सिर्फ दो जगह एक्ट करता है पूरे यूनिवर्स में, और वो दो जगह कौन कौन सी हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्ट करता है चार्ज पार्टिकल को के ऊपर उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं,
और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। चार्ज, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट, ठीक है, और मोशन की कंडीशन में है, ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती है चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या तो वो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है, मोशन में है तो भी एक्ट करता है, ठीक है। इन एनी स्टेट, चार्ज पार्टिकल की कोई भी स्टेट है, इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा अगर चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो। क्लियर बच्चों? अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ऐसे चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगाता जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होगा बट रेस्ट कंडीशन में होगा, ठीक है। किस कंडीशन में लगता है? सिर्फ और सिर्फ मोशन की कंडीशन में ही फोर्स लगता है। यानी चार्ज पार्टिकल जब भी मोशन में होगा तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अदरवाइज उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। किसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है? ऑन मूविंग चार्ज। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं यहां पर यही डिस्कशन कि मैग्नेटिक फोर्स तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, उस फील्ड में चार्ज मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है। उस मूविंग कंडीशन में फोर्स एक्ट करेगा, उस फोर्स का हम एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से देखें, बहुत इजी वे में मैं समझा रहा हूँ, बहुत तरीके से समझा रहा हूँ। फंडामेंटल, इस चैप्टर का फंडामेंटल फार्मूला है। इस डिस्कशन को आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझिएगा। बार बार नहीं समझ में आता है, बार बार वीडियो को, ठीक है, बैक करके बार बार देखिए। ये डिस्कशन आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। आज के लेक्चर का डिस्कशन अगर आपके जहन में बैठ जाता है तो ये चैप्टर का ये डिस्कशन आपका डिस्कशन कंप्लीट होगा इसी डिस्कशन पे। फर्स्ट लेक्चर के डिस्कशन पे ये सारा डिस्कशन चलने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। जो नई बात समझ में आती है वो पूछना है आपने। क्या है कि मान लो सपोज मैं एक फ्रेम ले लेता हूं, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, मैंने अज्यूम कर लिया प्लस क्यू, ठीक है। ये एक फ्रेम अज्यूम कर लिया मैंने, रेक्टेंगुलर फ्रेम, एक्स वाई एंड ये जेड एक्सिस। कहाँ ले लिया मैंने चार्ज पार्टिकल को? ओरिजिन पे, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को मैं ये प्लेन दिखा देता हूँ यहाँ पर दोनों, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये एग्जैक्ट प्लेन है, यानी ये 90 डिग्री पे हैं दोनों प्लेन, एग्जैक्ट प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन। क्लियर? तो एक चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली। किस डायरेक्शन में ले ली? इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों बी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कहाँ एग्जिस्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, ठीक है। बी के ऊपर एरो लगाया, एरो मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है और मास m है, तो एक q चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री के एंगल पे v वेलोसिटी से एंटर करता है। किस प्लेन के अंदर? एक्स वाई प्लेन में एंट्री कर रहा है, इस प्लेन में एंट्री कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री के एंगल पे v वेलोसिटी से ऐसे एंट्री करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वाई एक्सिस से इधर एग्जिस्ट कर रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, क्या? मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज मूविंग विद velocity v in uniform magnetic field is given by Fm. Fm is the magnetic force. Fm is equal to q into v cross b.
चार्ज मैंने कैसा लिया है, पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है। ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या एक्ट कर रहा होगा, फोर्स एक्ट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जहाँ ये v जो है इस चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, ठीक है, v इसकी वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ध्यान दें, और b इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स लगेगा Fm इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस b, ठीक है। ये फोर्स का फॉर्मूला है। आज का जो हमारा लेक्चर का डिस्कशन है सिर्फ इसी फॉर्मूले पे सारा डिस्कशन बेस्ड है, ठीक, इसलिए ध्यान से देखें, क्लियर। अगले 1 घंटे मैं सिर्फ इसी फॉर्मूले को डिस्कस करने वाला हूं। तो क्या है फोर्स, Fm इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। इस फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें बच्चों, इस फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Fm, मैग्नीट्यूड ऑफ Fm। तो इस Fm का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, Fm इज इक्वल टू, या एरो हटा दो ऊपर से मैग्नीट्यूड में, या तो एरो हटा देते हैं या मॉडुलस में रख देते हैं। Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा होता है ना, साथ में डायरेक्शन भी होती है क्रॉस प्रोडक्ट में। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, या डायरेक्शन नहीं लिखी है, डायरेक्शन पे अभी बात करूंगा। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, क्यू वी बी साइन थीटा, जहां थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन v एंड b। थीटा किसके बीच का एंगल है, चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है ये थीटा। ये जो थीटा एंगल है चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, क्लियर। नाउ डायरेक्शन अगर हम देखें इसकी Fm की, या डायरेक्शन में बाद में देखूंगा, तो फोर्स कितना है, Fm इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना फोर्स का, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से हम अगर मैग्नेटिक फील्ड B जो है, ये B, इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट हम देख सकते हैं, यूनिट ऑफ Fm, या यूनिट से पहले मैं देखूं फोर्स थीटा अगर क्या है, यूनिट ऑफ Fm देखूं, यूनिट ऑफ Fm, यूनिट ऑफ Fm, तो Fm की जो यूनिट ऑफ B, सॉरी फोर्स की यूनिट तो हमें पता है न्यूटन, यूनिट ऑफ B, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं है ना, है, साइन थीटा को मैं 1 रख लूँ तो Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो B इज इक्वल टू जो है वो क्या आएगा, Fm अपॉन क्यू वी, Fm अपॉन क्यू वी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो जो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी 1 टेस्ला इज इक्वल टू, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप जानते हैं 10th में भी आपने पढ़ा होगा, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, फोर्स की जगह मैं यहाँ न्यूटन रख दूं, इसकी जगह मैं चार्ज की जगह Q इज इक्वल टू I इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकेंड रख दूं, और इसकी जगह पे मीटर पर सेकेंड रख दूं, ठीक है। मीटर पर सेकंड रखूंगा तो 1 सेकंड कट जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड, जो क्यूवी जो होगा वो क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकंड, और ये जो होगा ये क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड। तो देखो सेकंड सेकंड कटेगा, क्या बचेगा, एम्पियर इंटू मीटर। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, ठीक है। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और 1 टेस्ला क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। और न्यूटन कितना होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द न्यूटन, तो केजी मीटर और पर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 केजी पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायमेंशन फार्मूला देखेंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ B, अगर आपको B का डायमेंशन फार्मूला देखने की ज़रूरत पड़ जाए तो केजी की जगह मास, सेकंड की जगह T-2 और एम्पियर की जगह A-1, ठीक है बच्चों। तीसरी बात अगर देखें, Fm कब होगा मैक्सिमम, Fm इज मैक्सिमम, Fm इज मैक्सिमम when theta is equal to 90 डिग्री।
अगर मैं थीटा 90 रख दूं तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और ठीक है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है ना। तो एफ एम जो मैक्सिमम आएगा बच्चों, एफ एम की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एफ एम मैक्स इज इक्वल टू क्यू वी बी या बी क्यू वी। ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। कब, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से कितने डिग्री के एंगल पे एंट्री करेगा, 90 डिग्री के एंगल पे एंट्री करेगा। नहीं, चार्ज पार्टिकल जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंटर करेगा या जेड एक्सिस एंटर करेगा, तब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो इन दैट केस फोर्स कैसा एक्ट कर रहा होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है। तीसरा जो केस है हमारा, नेक्स्ट जो केस है डी, एफ एम जीरो कब होगा जरा देखें। एफ एम इज जीरो ओनली व्हेन, जरा देखें, ये एफ एम का एक्सप्रेशन है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, जब क्यू जीरो हो। क्यू जीरो का मतलब ये हुआ पार्टिकल इज न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। किसके ऊपर एक्ट करता है फोर्स, ओनली चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं एग्जर्ट करता है। किसके ऊपर एग्जर्ट करता है, ओनली ऑन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मेरा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से किसी चार्ज पार्टिकल को पास कराओगे तो वो बिना डेविएट किए हुए सीधा निकल जाएगा। जिस पाथ पे जा रहा है वो उसी पाथ पे निकल जाएगा सीधे। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो वो अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से चार्ज पार्टिकल को, किसी पार्टिकल के ऊपर आपने पता करना है कि चार्ज है या नहीं है, तो उस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं। परपेंडिकुलरली पास करा दो मैग्नेटिक फील्ड से, अगर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाए तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। अगर डेविएट कर जाए तो उसके ऊपर चार्ज है। डेविएशन की डायरेक्शन देखकर हम ये भी पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अभी इन्हीं सब बातों को देखने जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में डेविएट करता है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट कर रहा होगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 0। और कब जीरो होगा फोर्स, और ये फोर्स तब जीरो होगा जब V इज इक्वल टू 0 हो। V इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल पे चार्ज तो है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी है, बट कैसा है, रेस्ट कंडीशन में है। तो रेस्ट कंडीशन में चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करता। और कब होगा ये वाला फोर्स जीरो, ये वाला फोर्स जीरो तब होगा जब B ना हो, मैग्नेटिक फील्ड ना हो। B इज इक्वल टू 0। B इज इक्वल टू 0 का मतलब नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, यानी ये फोर्स जो है वो कहाँ लगता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगता है। ये वाला फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्यू वी बी साइन थीटा जो फोर्स है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, कहाँ लगता है, ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड ही तो फोर्स लगा रहा है, इसलिए कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। और कब होगा ये जीरो फोर्स, ये सब कुछ है, चार्ज पार्टिकल भी है, ठीक है, पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी है, उसमें वेलोसिटी भी है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, सारी बातें हैं। लेकिन इन ऊपर की सारी बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। ये दिए Q इज नॉट इक्वल टू 0, V इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0, बट थीटा जो है वो क्या है, इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो साइन 0 0, साइन 180 0। ठीक, फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन की कंडीशन में है तो उसके ऊपर फोर्स या तो लगेगा या नहीं लगेगा, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, फोर्स या तो लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं लगने वाला केस कौन सा वाला है, ये वाला केस है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है, बट कैसे जा रहा है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग वाई एक्सिस गया तो थीटा 0 होगा, और वाई एक्सिस के अगर अपोजिट जाता है तो थीटा जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। क्लियर हो गया। तो फोर्स इन सारी सिचुएशन में फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट बात देखें अगर हम यहाँ
बच्चों नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम, डायरेक्शन ऑफ एफएम, फोर्स की डायरेक्शन। इस फोर्स की डायरेक्शन को हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में। आप एक बात बहुत ध्यान से समझ लें, वो क्या है कि इस चैप्टर में फॉर्मूले से, इन फॉर्मूलों से ज़्यादा ज़रूरी जो फोकस करना है आपने, किसको करना है, डायरेक्शन को करना है। अगर आप यहाँ डायरेक्शन को निकालना अच्छे से सीखेंगे तो ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। इस चैप्टर के एक एक न्यूमेरिकल आपसे बन रहे होंगे, ठीक है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को करने का एक ही मंत्र है कि आपको डायरेक्शन बहुत अच्छे से निकालने आनी चाहिए। ये फॉर्मूला गधे को भी याद रहता है, ये फॉर्मूला गधे को भी याद होगा, बट डायरेक्शन जो है वो गधे से नहीं हो पाएगी, याद रखें मेरी बात को। तो डायरेक्शन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डायरेक्शन पे सबसे ज़्यादा मश्क आपने डायरेक्शन पे करनी है। तो डायरेक्शन को कैसे करना है, डायरेक्शन को करने का इस चैप्टर में हर फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। एक बात ये समझ लें, हर फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो एक तरीका तो यह है कि आपको 11th में जो क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा था तो वहाँ पे आपने क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को निकालना सीखा था, तो वैसे ही आपको यहाँ डायरेक्शन निकालना आनी चाहिए। एक तरीका तो ये है कि आप जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। एफएम कहाँ होगा, जहाँ वी क्रॉस बी होगा। वी और बी देखें किस प्लेन में है, तो एफएम जो होगा वी क्रॉस बी कर दें। वी और बी जिस प्लेन में है, वी एंड बी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा एफएम, ठीक है। हर फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो एक बहुत छोटा सीधा साधा सा नियम यह है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अगर आती है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाकर डायरेक्शन को आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा नियम है आपका फ्लेमिंग्स रूल। राइट हैंड रूल लगेगा, कहीं कहीं लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, ठीक है। फ्लेमिंग्स रूल आपको आने चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपको दो तरीके से डायरेक्शन बता रहे होंगे। एक क्रॉस प्रोडक्ट से समझेंगे जो हम 11th में क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं। दूसरा हम यहाँ पर फ्लेमिंग रूल ना लगाकर हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। यहाँ से शुरू करते हुए 3 चैप्टर्स हैं, तीनों में हम राइट हैंड पाम रूल लगा रहे होंगे, याद रखना, ठीक है। फ्लेमिंग रूल वगैरह आप देखते रहिएगा, 10th में आते हैं फ्लेमिंग रूल, आपके 12th में आएंगे भी नहीं। डायरेक्शन का आना, निकालने आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल में सबसे पहले मैं देखूं कि कहाँ होगा एफएम। एफएम कहाँ होगा जरा देखें। एफएम होगा इफ, सबसे पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट से देख रहा हूँ, इफ क्यू अगर पॉजिटिव है, क्यू अगर पॉजिटिव है तो फोर्स की जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो बनेगी क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये फोर्स की इक्वेशन होगी। इस फोर्स इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, इस फोर्स इक्वेशन से ये पता लग रहा है कि जो एफएम वेक्टर है, जो फोर्स वेक्टर है, वो वेक्टर और वी क्रॉस बी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यानी एफएम वहां है जहां वी क्रॉस बी है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं, अगर ए क्रॉस बी, ए और बी, ए क्रॉस बी वेक्टर कहाँ एक्ट करता है, जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में एक्ट करता है ए क्रॉस बी। अगर ए और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी जेड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। अगर ए और बी वेक्टर जो है वाई जेड प्लेन में एक्ट कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो जिस प्लेन में, अगर इस बोर्ड में है ए और बी, तो ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ए क्रॉस बी जो कहाँ होगा, अगर ए और बी इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, अगर ए और बी इस प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी कहाँ होगा, इस बोर्ड में लाई कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, जानते हैं आप, ठीक है। मैं रिकॉल करा रहा हूँ, जो बच्चे भूल गए उन लोगों के लिए,
ठीक। तो यहाँ पर हमारे V और B कहाँ है? V और B इस प्लेन में है, तो V क्रॉस B कहाँ होगा? XY प्लेन में है V एंड B, ठीक है। तो V क्रॉस B कहाँ होगा? या तो पॉजिटिव Z डायरेक्शन में या नेगेटिव Z डायरेक्शन में। तो क्या करते हैं, ये राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू रूल। कैसे? उस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में V और B होंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर अपने सीधे हाथ की हथेली रखोगे पहले वाले वेक्टर V की तरफ। पहले वाले वेक्टर V की तरफ को ये हथेली रखी है ऐसे, देखो परपेंडिकुलर, ये हथेली परपेंडिकुलर नहीं है, ये हथेली इस प्लेन में आ गई, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर या आपने अपनी राइट हैंड पाम रखी, और राइट हैंड पाम रखने के बाद V पहले वाले वेक्टर की तरफ को रख के B की तरफ को कर्ल कर दिया, V क्रॉस B, तो V क्रॉस B कहाँ आएगा? आउटवर्ड। V क्रॉस B करते करते इसको मत लुढ़का देना, हाथ को लुढ़का दिया, यूँ इधर कर दिया, इसको नहीं लुढ़काना है। जब आप इसको कर्ल करेंगे तो मुट्ठी परपेंडिकुलर रहे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहे, तो V क्रॉस B कहाँ है? आउटवर्ड है। V क्रॉस B कहाँ है? आउटवर्ड है। यानी V क्रॉस B कहाँ ऐड कर रहा है? इन दिस डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में V क्रॉस B है वही डायरेक्शन हमारी क्या है? फोर्स की डायरेक्शन है। FM यहाँ ऐड कर रहा है, ठीक है। अगर हमारा Q नेगेटिव है, इफ Q इज नेगेटिव, अगर Q नेगेटिव है बच्चों, तो Q नेगेटिव है तो FM फोर्स क्या होगा? FM इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q इंटू V क्रॉस B। तब आपने फोर्स के लिए वेक्टर इक्वेशन ये रखनी है, मैग्नीट्यूड इसका और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का यही होगा। मैग्नीट्यूड निकालते समय चार्ज के साइन को रखने की ज़रूरत नहीं होती, मैग्नीट्यूड रखना है। लेकिन जब आप ये निकाल रहे हो तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो इसमें डायरेक्शन तभी आएगी जब माइनस साइन रखा जाएगा यहाँ पे चार्ज का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? V क्रॉस B जहाँ है उसके अपोजिट, V क्रॉस B के अपोजिट एक्ट करता है फोर्स। यानी ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि FM कहाँ एक्ट करेगा, कि FM वेक्टर फोर्स वेक्टर कहाँ होगा? ये फोर्स V क्रॉस B, और ये फोर्स वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे, दोनों एक दूसरे के। ये मैं दो एरो अलग अपोजिट डायरेक्शन में बनाने का मतलब, ये वेक्टर एरो है, ये वेक्टर है फोर्स के लिए, ये वेक्टर है V क्रॉस B के लिए, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं। यानी FM जो होगा वो कहाँ होगा? V क्रॉस B का अपोजिट होगा। यहाँ FM कहाँ होगा? V क्रॉस B की ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। ऐसे सिंबॉलिकली मैं लिख रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? तो आपको क्या करना है, यहाँ भी V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालनी है। अगर माइनस चार्ज है तो जहां V क्रॉस B आए उसके अपोजिट एक्ट कर रहा है फोर्स। अगर ये चार्ज माइनस की होता, ऐसे V वेलोसिटी से एंटर करता, तो V क्रॉस B आप निकालेंगे कहाँ आएगा? पॉजिटिव Z डायरेक्शन में। बट चार्ज माइनस है, आपको दिख रहा है, तो जिधर V क्रॉस B मिले उसके अपोजिट, यानी अब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ एक्ट करता है इसके ऊपर? नेगेटिव Z डायरेक्शन में। ठीक है, एक तरीका तो ये है आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने में तकलीफ होती है तो क्रॉस प्रोडक्ट ना निकालें आप। अब आप यहां पे राइट हैंड पाम रूल लगा दें, राइट हैंड पाम रूल। ज्यादातर हम अपने क्वेश्चन को, अपनी डायरेक्शन को राइट हैंड पाम रूल से ही करेंगे। ठीक है, आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में कंफर्टेबल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट भी लगाएं। बेहतर यह है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकालें और राइट हैंड पाम रूल से भी निकालें, शुरू में दोनों से निकालें, ताकि आपको ये भी आए और ये भी आए। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि मैं ये राइट हैंड पाम रूल, ये राइट पाम है बच्चों, क्या कहता है राइट हैंड पाम रूल? राइट पाम है। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपनी पाम को स्ट्रेच रखेंगे। सबसे पहला काम, स्ट्रेच तो बाद में करेंगे, सबसे पहला काम ये सबसे पहला काम याद करेंगे कि ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड हमारा इधर है, इधर नहीं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ये लगा रहे होते हैं, ये उठा रहे होते हैं, राइट हैंड लगा, पाम रूल लगाना है, ये नहीं लगाना है। ठीक है, ये राइट हैंड है। क्लियर?
तो सबसे पहला काम, इस पाम को स्ट्रेच रखेंगे, कहीं को मोड़ना नहीं है, कहीं को ऐसे नहीं करना है, पाम स्ट्रेच रहेगी। स्ट्रेच करने के बाद इस थंब को, ये जो थंब है हमारा, इस थंब को हम रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कहाँ रखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। आसानी के लिए याद करें कि थंब करंट की डायरेक्शन में आएगा, थंब करंट की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। और करंट जो है वो किसका फ्लो है? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है तो उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। जब पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा तो थंब उसी डायरेक्शन में जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो करंट कहाँ होगी? उसके अपोजिट। ठीक है। क्योंकि थंब करंट के लिए आता है, करंट की डायरेक्शन में आता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज का फ्लो अगर हो रहा होगा तो अब आप थंब को नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे फिंगर्स को। कैसे याद करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक से ज्यादा होती हैं, फिंगर्स हमारी एक से ज्यादा हैं, इसलिए ये याद हो गया कि इसलिए फिंगर को जो है वो कहाँ रखना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में रखना है। और पाम को पुश करेंगे, पुश का मतलब इस पाम पे परपेंडिकुलर, पुश का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे पुश करेंगे पाम को। तो जिधर पुश मिलेगा वो डायरेक्शन जो होगी किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, पाम के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। तो क्या कहा मैंने? ये थंब है हमारा, इसको हम रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ positive charge, in the direction of velocity of positive charge, or in the direction opposite to velocity of negative charge। ठीक है। इन द डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। फिंगर्स को रखेंगे बी माने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, पाम पे पुश माने पाम पे परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारा किसकी डायरेक्शन को बताएगा? डायरेक्शन ऑफ एफएम। ठीक है। जैसे हमने यहाँ डायरेक्शन निकालनी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे थंब को, ये रखा वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे फिंगर्स को, ये रखी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर। पाम को किया पुश, जब पाम को पुश करोगे तो फोर्स कहाँ आएगा? जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता और इधर को एंटर करता वी वेलोसिटी से तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट वेलोसिटी का अपोजिट रखते थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते फिंगर को, पाम को पुश करते तो फोर्स कहाँ आता? इनवर्ड। ठीक है। ये राइट हैंड पाम रूल है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से इसको अप्लाई कर रहे होंगे। इसको अप्लाई करने में किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें बच्चों, अगर हम फोर्स को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे इस पे। क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत सारे, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए क्या बताने जा रहा हूँ। हमने जो फोर्स देखा वो क्या देखा? Fm इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, या माइनस ऑफ क्यू इंटू वी क्रॉस बी अगर चार्ज नेगेटिव है तो Fm कहाँ है? जिस प्लेन में v और b हैं, v क्रॉस b की डायरेक्शन में है Fm। और v क्रॉस b वेक्टर कहाँ होता है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ एक्ट करता है? जिस प्लेन में वो दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये v क्रॉस b जो वेक्टर है, ये जो v क्रॉस b वेक्टर है, ये कहाँ एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में v और b लाई कर रहे हैं, और Fm जो है v क्रॉस b की डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ Fm जो है ये जो फोर्स है हमारा, ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी।
वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। बात समझे? Fm जो है v क्रॉस b के परपेंडिकुलर है, बहुत ध्यान से सुनो। Fm v क्रॉस b के परपेंडिकुलर, सॉरी v क्रॉस b की डायरेक्शन में है। Fm कहाँ है? v क्रॉस b की डायरेक्शन में। और v क्रॉस b वेक्टर कहाँ है? जिस प्लेन में v और b है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करता है v क्रॉस b। ठीक है, इसका मतलब v क्रॉस b वेक्टर, ये v और b किस प्लेन में है? xy प्लेन में है। और v क्रॉस b कहाँ है? z डायरेक्शन में है। तो v क्रॉस b वेक्टर, और जहां v क्रॉस b वेक्टर है वहीं fm है, तो fm की डायरेक्शन ये है। तो ये जो फोर्स वेक्टर है ये वेलोसिटी वेक्टर से कितने डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पे, साथ में मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, तो फोर्स जब भी लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर के 90 डिग्री पे लगेगा, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री पे एक्ट करेगा। यानी जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा हमेशा फोर्स। ठीक है, तो Fm जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके? v के, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के। और वेलोसिटी क्या होती है देखें जरा ध्यान से, वेलोसिटी होती है ds अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ds अपॉन dt, तो ds इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जिस वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ऑलवेज कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ऑलवेज, ऑलवेज। इसके अलावा कुछ और एंगल हो ही नहीं सकता, याद रखें, इसके अलावा कोई एंगल हो ही नहीं सकता। जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो वो फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल के जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स या तो वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा या जेड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। अगर चार्ज पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में डिस्प्लेस हो रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई प्लेन में है, तो फोर्स जेड डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में या नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। ठीक है, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो आप जानते हैं कि फोर्स जो है वर्क डन बाई फोर्स जो होगा, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? Fm इंटू डी एस इंटू कॉस 90 डिग्री। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स जो है cos 90 0, ये 0 होगा। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज 0। कोई सा भी मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई सा भी चार्ज पार्टिकल हो, कान खोल के सुन लो, जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर से एंट्री करता है या अंदर जो है इस अंदर मूव करना शुरू करता है, तो बाहर से एंट्री करे या अंदर मोशन ले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑलवेज क्या होगा? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर हैज डन नो वर्क, कोई वर्क नहीं करता। ठीक है, कहाँ पे होता है वर्क चार्ज पार्टिकल के ऊपर? कहाँ पे होता है? ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखें, W इज इक्वल टू कितना होता है वो वर्क डन? 20 बार पढ़ा है आपने, 10 से पढ़ा है आपने। W इज इक्वल टू QV, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, Q इज द चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क करता है, याद रहे मेरी बात को ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड हैज डन नो वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल। कौन करता है वर्क? भेजे में बैठा लो, चार्ज पार्टिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह फोर्स लगता है। पहली जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी जगह मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगा, ठीक है, वो फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क डन करता है W इज इक्वल टू QV, बट मैग्नेटिक फोर्स हैज डन नो वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब अगर हम 11th क्लास का वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ध्यान से मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का, ठीक है। आज का डिस्कशन, ये सारा आगे जो टॉपिक चलेगा हमारा इसी डिस्कशन पे चलना है। तो वर्क जो एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू जो है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा। डेल्टा किसको डिनोट करता है, चेंज को, और के डॉट ई, के डॉट ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, कि वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल के ऊपर ओनली मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम, जो लग रहा है इस मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो है। वर्क डन जीरो होने का मतलब ये हुआ कि वर्क डन जीरो होने का मतलब ये हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जीरो है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जीरो होने का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो या कोई सा भी फील्ड हो, इज कांस्टेंट। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता बच्चों। ये बात आप बड़े अच्छे से जहन में बैठा लें। क्या हो गया यार, ये चिपक हो गया ये मार्कर। क्या कहा मैंने कि काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन जीरो का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है। चेंज जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं, चेंज जीरो। चेंज जीरो का मतलब, चेंज जीरो कब होगा, जब कोई चीज़ कांस्टेंट बनी रहे, ठीक है। कोई क्वांटिटी कांस्टेंट हो तो उसमें चेंज जीरो होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो चार्ज पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या होती है, हाफ mv² होती है, ये क्या बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। समझ रहे बात को बच्चों? चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है। चार्ज पार्टिकल जिस काइनेटिक एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 100 साल तक घूमता रहेगा, 100 साल तक मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इतनी ही बनी रहेगी जितनी एनर्जी से वो एंटर किया, और जब बाहर निकलेगा तब भी उसकी एनर्जी वही होगी। और काइनेटिक एनर्जी के कांस्टेंट होने का मतलब, अगर मास कांस्टेंट है पार्टिकल का, तो इसका मतलब v क्या चीज़ है यहाँ बच्चों, v क्या है v यहाँ वेलोसिटी नहीं है, इस माइंड में बैठा लें। वेलोसिटी अगर हो गई कांस्टेंट तो फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब फोर्स जीरो, ठीक है। फोर्स तो एक्ट कर रहा है, Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। फोर्स एक्ट करने का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन निकल आया, और जब एक्सेलरेटेड मोशन है तो पार्टिकल की वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है। तो v क्या है यहाँ, वेलोसिटी नहीं है, v यहाँ स्पीड है। स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। चार्ज पार्टिकल जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करेगा, जब तक जितने भी समय तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, उसकी स्पीड ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, रत्ती भर ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो
उसी स्पीड से बाहर निकलेगा जिस स्पीड से एंट्री किया। अगर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बढ़ रही है या घट रही है, इसका मतलब यह हुआ कि वहां मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। भेजे में बैठा लें। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को एंट्री करा के उसकी स्पीड को बढ़ा रहा हो या घटा रहा हो, तो इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। स्पीड को बढ़ाने और घटाने का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का है। चार्ज पार्टिकल की स्पीड को जो बढ़ाएगा या जो घटाएगा वो कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड को ना तो बढ़ाएगा ना घटाएगा, तो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल को उसके रास्ते से डेविएट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की। तो मैग्नेटिक फोर्स का काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना है। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलता है यहां फोर्स। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल गई, आप याद रखें। ठीक है, और वेलोसिटी बदल गई, कौन बदलेगा वेलोसिटी को? फोर्स। ठीक है, तो हेंस तो क्या आपने कितनी दो बात, कितनी मोटी बहुत मोटी सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई वर्क डन नहीं होता। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वर्क नहीं करता, इलेक्ट्रिक फोर्स करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पे वर्क करता है, W बराबर QV। और जब वर्क डन मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी या तो बढ़ेगी या घटेगी। चेंज का मतलब, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, वर्क डन पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहां पे कोई वर्क डन नहीं होता, इसलिए काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या रहती है? कांस्टेंट। तो एनर्जी को अगर बढ़ाना है आपने, आप चाहते हैं कि मैं चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ा दूं, हाई एनर्जी का चार्ज पार्टिकल अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता होती है। और अगर चार्ज पार्टिकल को मैंने डेविएट कराना है, तो डेविएट कराने के लिए ओनली डेविएट कराना है, स्पीड को बढ़ाना घटाना नहीं है। मैं चाहता हूं चार्ज पार्टिकल सिर्फ अपना रास्ता चेंज करता रहे बस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलता रहे, उसकी स्पीड में कोई तब्दीली ना आए। तो ये काम जो है कौन करता है? मैग्नेटिक फील्ड करता है। ठीक है, तो स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। तो इस बात को मैं यहां लिख दूं, हेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल does not change, does not increase or decrease kinetic energy and speed of charge particle. It deviates the particle from its path only. ये जो है पार्टिकल को सिर्फ और सिर्फ उसके बाद से डेविएट करता है। ठीक है, दो न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों, एक दो न्यूमेरिकल देख के इसको मैं इस डिस्कशन को यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। आगे बढ़ूंगा तो आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम ये डेविएशन ही देखेंगे चार्ज पार्टिकल का। ठीक, कि कैसे कैसे चार्ज पार्टिकल डेविएट हो रहा होता है अलग अलग एंगल पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करेगा चार्ज पार्टिकल, तो वो कैसे डेविएट होगा, कैसा उसका पाथ होगा, ये डिस्कशन हमारा अगली क्लास में होगा। ठीक है, बस इसी बात पे मैं न्यूमेरिकल देखने जा रहा हूँ। एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, उसको देखें ध्यान से।
देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन। अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 5I कैप प्लस 4J कैप टेस्ला। ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज फाउंड टू बी A इज इक्वल टू 4I कैप प्लस PJ कैप इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड P, ये P फाइंड करना है। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये सब आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में है, तो आपको इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। सिर्फ उसी फॉर्मूले पे, एक सिंगल फॉर्मूले पे क्वेश्चन होना है। ठीक है, कुछ और तो हमने पढ़ा नहीं, उसी फॉर्मूले पे हमने सारा डिस्कशन किया है। तो क्या है कि हमारे पास जो फोर्स की इक्वेशन है एफ एम इज इक्वल टू, वो क्या है बच्चों, क्यू इंटू वी क्रॉस बी है। इसी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं, अगर आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कर लें तो बड़ी खुशी होगी मुझे। ठीक है, और मुझे बता भी दें व्हाट्सएप में कि हाँ सर मैंने कर लिया था, तो वीडियो पॉज करें, जल्दी से करके दिखाएं। ठीक है, तो देखें ज़रा ध्यान से, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, बी दिया हुआ है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो इन्हीं दो बातों को मैं इस फॉर्मूले में पकड़ लूँ। एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स, ठीक है, जहाँ एक्सेलरेशन वहाँ होगा जहाँ फोर्स होगा। एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन एक ही ना होती है, F बराबर है में। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ूँ तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ एम जो है कहाँ एक्ट करता है, V और B दोनों के परपेंडिकुलर। तो FM के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है कितना है, यहाँ 90 डिग्री है। FM, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। फोर्स और वेलोसिटी जैसे 90 डिग्री पे हैं, वैसे ही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट करता है। और फोर्स का एक्सेलरेशन कहाँ होता है, जहाँ फोर्स होता है। जब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है बच्चों, 0। ये आप 11 से जानते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा दोनों वेक्टर्स के लिए, ठीक है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे ए वेक्टर हमें दिया हुआ है ये कितना, 4I कैप प्लस PJ कैप का इंटू 10 की पावर -2 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 5I कैप प्लस 4J कैप, दिस इज इक्वल टू 0। तो 10 की पावर -2 इस 0 में इधर जाके 0 हो गया। और I डॉट I कितना, 1, तो 5 इंटू 4 यानी 20 प्लस J डॉट J अगेन 1 प्लस 4P इज इक्वल टू 0। तो 4P इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 20/4। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, -5। -20/4 -20, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, -5। ठीक है, तो P की वैल्यू हमारी निकल आई है। क्लियर है बच्चों। एक क्वेश्चन और देखें बच्चों, देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ प्रोटॉन बीम मूव्स थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। ठीक है, प्रोटॉन बीम है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं। 2 टेस्ला का फील्ड है विद डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। द प्रोटॉन्स हैव वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड इन द एक्स-जेड प्लेन। प्रोटॉन की वेलोसिटी कहाँ है, एक्स-जेड प्लेन में कितनी है, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, कि एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द जेड एक्सिस, 30 डिग्री टू द पॉजिटिव जेड एक्सिस। फाइंड फोर्स ऑन प्रोटॉन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक्स-जेड प्लेन ड्रॉ कर लूँ। अगर हमारे पास, अगर मान लो ये आपका एक्स-जेड प्लेन है, मान लिया अगर ये प्लेन एक्स-जेड प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है सपोज। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में एज पर द क्वेश्चन। और वेलोसिटी कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड ये वेलोसिटी वेक्टर है जो कि है वेलोसिटी 3 × 10⁵ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे।
ठीक है। कौन है? प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जानते हैं आप, जितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है। बी कितना हो गया? बी कितना दिया हुआ? 2 टेस्ला। कहाँ? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो यू कैन से 2 k कैप टेस्ला। और वेलोसिटी कितनी? जिससे एंगल थीटा बनता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस। ये भी जानते हैं आप। और दूसरा वाला कौन होता है? साइन। तो ये वाला x कंपोनेंट साइन है और z कंपोनेंट कॉस है। ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो क्या हो गया? v इज इक्वल टू कितनी वेलोसिटी? 3 × 10⁵ कॉस 30 डिग्री। ये वाला कॉस k कैप प्लस 3 × 10⁵ साइन 30 डिग्री। कौन सा वाला है साइन कंपोनेंट? ये x वाला कंपोनेंट है i कैप। तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई? cos 30 की वैल्यू पता है ना आपको? √3/2। तो 3√3/2 × 10⁵ k कैप प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 3/2 × 10⁵ i कैप। इतना मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। अब आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स आएगा Fm = Q × V क्रॉस P। जब उसने x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस मेंशन की हुई है तब आपने ये बताना है। और अगर खाली कह देता कि एक प्रोटॉन बीम मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला से 30 डिग्री के एंगल पे एंट्री करती है, फोर्स बताओ, तो Fm = BQV साइन थीटा बताना है। साइन 30 डिग्री ले लेना था। ठीक है। जब ऐसा डायरेक्शन मेंशन नहीं की गई होती x y z एक्सिस, खाली मैग्नीट्यूड बताते। तो आप यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जानते हैं। Q इज 1.6 × 10⁻⁻19। V इज दिस। ठीक है। 3√3/2 × 10⁵ k कैप प्लस 3/2 × 10⁵ i कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? 2k कैप के साथ। तो आप सबसे पहले इसको करेंगे k क्रॉस k, क्या आएगा? 0। और i क्रॉस k क्या आएगा? -j। i क्रॉस j k, j क्रॉस k i, k क्रॉस i j। और उल्टा करेंगे i क्रॉस k -j। तो आपके पास आंसर जो होगा यहाँ से आएगा 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से आएगा ये इंटू 3/2 × 10⁵। यहाँ से आएगा ये 2 और -i कैप, -j कैप। ठीक है। i क्रॉस k इज -j। ये जितना भी सॉल्व करके आए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है। और 16 3 × 48, 4.8। Fm = -4.8 इंटू और 5 कर दो 10⁻⁻14 जे कैप न्यूटन। ठीक है। जे कैप न्यूटन का मतलब कहाँ? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया? -4.8 × 10⁻⁻14 जे कैप। इतना न्यूटन फोर्स है। इतना न्यूटन। ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे। यही डिस्कशन हमारा कंटिन्यूड है। अलग अलग एंगल पे चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। ओके देन।